आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं और इस मौके पर इस फिल्म के जरिए हम लोगों ने भारत की नफ्स को टटोलने की कोशिश की। हम ये जानना चाहते थे कि आज का भारत क्या सोचता है और इसलिए हम लोग भारत के कोने कोने में गए और कई लोगों से मिले। सभी से हमने किए 12 सवाल और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए अब हम आप लोगों को उन 12 सवालों के जवाब दिखाएंगे। तो चलिए साथ में देखते हैं 75 की पिक्चर। खुले आसमान के नीचे अपनी बात कह पाना देखने सुनने में बहुत ही आसान लगता है, भला इसमें ऐसा क्या है। पर हम ये नहीं समझ पाते कि ऐसा कर पाने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और वो कारण ये है कि हम आज़ाद हैं। आज़ाद हैं अपनी बात कह पाने को, अपने बारे में सोच पाने को, कर पाने को, ज़िंदगी को अपने अंदाज से जी पाने को। चूँकि ऐसा जी पाते हैं इसलिए ये नहीं समझ पाते कि हम आज़ाद ना होते तो क्या होता। दुनिया में आज भी ऐसे कई देश हैं जहाँ इस तरह की बात, ये फिल्म संभव ही ना होती। शायद वहाँ के लोग इस बात को बेहतर तौर पर समझ पाते। पर हम आज़ाद भारतीय आज के समय में आज़ादी के बारे में क्या सोचते हैं ये जानना ज़रूरी है। अद्भुत भारत का मीलों लंबा ये हमारा सफ़र यहीं से चालू होता है। आज़ादी शब्द का आपके लिए क्या अर्थ है? जो मन चाहे वो कर पाना आज़ादी है। कि आप जो भी करें वो इस तरह से करें कि किसी दूसरे को उसमें परेशानी कम से कम हो, क्योंकि आज़ादी सिर्फ आपकी खुद की नहीं है बट पूरे समाज की आज़ादी है। आज़ादी मतलब समाज की व्यवस्था में रहते हुए उन्मुक्त जीवन। आज़ादी एक स्वानुशासित जीवन है जिसमें हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से जी सकते हैं, किसी का उस पर कोई रोक टोक नहीं होता है। आज़ादी शब्द का मतलब खुला आसमां और कोई बंदिश ना हो। आज़ादी का मतलब मेरे लिए है कि जो हमें अच्छा लगे, जिस चीज़ से हमें खुशी मिले, हम वो कर पाएं। अगर कोई आज़ाद है तो वो अपनी दिल का कर रहा है तो वो खुश है, खुश रहना। आज़ादी हमारे लिए खुशियों का अर्थ है। To express each and everything to this world. Freedom for me is like self-expression. I feel that's the core of any humanity, I guess. To practice your human rights, equality और equal laws for everyone, same law for everyone. Right to express, right to speak up, right to go do whatever you want in your life. जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ये है आज़ादी। आज़ादी का मतलब है एक मूवी के हीरो की तरह होना, जो फ्री है लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी है। To be free means to be able to live a dignified life. आज़ादी शब्द तो बहुत सुंदर सा शब्द है सर, और इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। लोग उनको पालन करें तब तो। एक स्वतंत्रता होती है, एक स्वच्छंदता होती है। तो जो एक लिमिटेशन में आप सही डायरेक्शन में सही डिसीजन ले ले, वो स्वतंत्रता है। और सिर्फ मैं सही हूँ अगर ये समझते हैं तो स्वच्छंदता है। तो आज़ादी मतलब स्वतंत्रता शब्द आता है। एक जंगल है, जंगल में जितने भी प्राणी हैं सब स्वच्छंद हैं, लेकिन यदि उसी जंगल में कुछ नियम लगा दिए जाए, जैसे सेंचुरी वगैरह बनती है, तो ये होती है स्वतंत्रता। प्राणी वहाँ पर भी रहते हैं लेकिन कुछ मर्यादाएं रहती हैं। तो बस इतना सा ही फर्क पड़ा है आज़ादी, स्वतंत्रता और स्वाधीनता में। मन और विचारों की एक ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसी स्वतंत्रता जिसके माध्यम से आदमी अपने खुले विचारों से ज़िंदगी जी सके, वो है आज़ादी। जो काम कर रहे हैं खेती किसानी, ये सबसे बढ़िया आज़ादी तो यही है। भेड़ बकरी चलाना, आराम से घूम सकूं, नौकरी कर सकूं, अपनी मनमानी कर सकूं, ये मेरे लिए आज़ादी। आज़ादी मतलब आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, आप किसी के चेनों से बंधे नहीं होते हैं, आप अपनी सोच के हिसाब से काम कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं होता कोई और आपको बताए क्या करना पड़ रहा है या कोई आपको कोई चीज़ ना करने दे। इस भौतिक जगत में रह करके कोई आज़ाद नहीं रह सकता है। हमें किसी न किसी के अंतर्गत नियंत्रण में रह के ही कार्य करना है। आज़ादी मेरे लिए कोई शब्द नहीं है, एक एहसास है जिसको मैं इस सांस ले रही हूँ ना, महसूस करती हूँ। आज जो मैं खड़ा हूँ, खुली हवा में सांस ले पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से वही होगा आज़ादी का मतलब। For me, freedom is oxygen. Without freedom, the life doesn't exist for me.
अपना देखभाल करना चाहिए, फैमिली का देखभाल करना चाहिए, उसके लिए जितना भी पैसा चाहिए वो मेरे पास है, मैं खर्चा कर सकता हूँ। My independence to take my own decisions without being constrained by what others are thinking. Freedom for me, it's right to travel, right to express my feelings, right to liberation. It's just a package of emotions, package of pleasure, package of happiness. To think freely, to work freely within the limitations of the rules that are governed by the government. हम अभी कहाँ आज़ाद हुए? आज़ादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आज़ादी वो है जो आज के जनरेशन में बेसिकली सबको चाहिए। घूमना फिरना और अच्छा खाना पीना, अपने मन मर्जी का करना, ये मेरे लिए आज़ादी है। Able to live in a way what I like, to wear what dress I want, to eat what I want, to just live in a way what I love. दो तरह की आज़ादी हो चुकी है। एक तो भारत को स्वतंत्र कराने वाली आज़ादी के नारे पहले लगते थे और अब भारत से स्वतंत्र होने वाले नारे लगते हैं। आई थिंक अपनी मान्यताओं का पालन करना, अपने धर्मों का पालन करना बिना किसी दबाव के, भय मुक्त होना चाहिए, वही आज़ादी है। किसी को दर्द देकर को परेशान कर फ्रीडम यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। सभी वो खुश रहेगा, पीस होगा। आज़ाद के लिए क्या है, ऐसा ही हमें अपना अमन होना चाहिए, बाकी हम कुछ नहीं चाहता है। आज़ादी का अर्थ, सच में ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना था नहीं। इस सवाल ने कई फीलिंग्स को जन्म दिया, कई लोगों को सोचने पर मजबूर किया और एक एहसास दिलाया, एहसास आज़ादी का, एहसास आज़ाद होने का। अब इस एहसास को बनाए रखने के लिए ये जानना ज़रूरी था कि यह एहसास आखिर आया कब, क्योंकि हर इंसान जानता है वो आज़ाद है, पर कहीं ना कहीं जब वो गहराई से इस बारे में सोचता है तब समझ पाता है कि आज़ादी किसी वरदान से कम नहीं है। अब जानना ये था कि आखिर कब एक व्यक्ति ने अपने आप को आज़ाद माना, या फिर आज़ाद भारत में पैदा होना यही उसके लिए आज़ादी था। चलिए देखते हैं, आपको आज़ादी का अनुभव कब हुआ? बचपन सभी का आज़ाद होता है, तो शायद बचपन में। बचपन से ही पता है मुझे, फ्रीडम है मेरे पास। बचपन से इसका अनुभव कर रहा हूँ। मेरे को तो शुरू से ही लग रहा है, बचपन से। जब से हम पैदा हुए हैं तो हम अपने आप में आज़ादी मान के चल रहे हैं। होश संभालने के बाद, जब हम पैदा हुए उसी के बाद हमें ये सब अनुभव होता है। पैदाइशी जब से सांस ले रहा हूँ तब से आज़ादी का अनुभव हो रहा है। Since I was born. बट जिस दिन मैं अपने आप स्कूल जाने लगा, उस दिन सोचा कि मैं फ्रीडम आ गया मुझे। जब स्कूल गए मालूम चला देश आज़ाद है। 3 क्लास में हम जब पढ़ता था, जब मैं 5th क्लास में थी एंड साइकिल चलाना सीख गई और उसके बाद मैं खुद से पहली बार अपने स्कूल गई। जब मैं क्लास 5 में था। जब मैं 6ठी में आया, जब इतिहास चालू हुआ, जब से मुझे आज़ादी और गुलामी का अंतर समझ में आने लगा। आई विल इन 9th स्टैंडर्ड, तब मुझे लगा कि मैं अब आज़ाद हूँ। आज़ादी का अनुभव मुझे हुआ जब मैं 10th क्लास में था और मुझे पहली बार गाड़ी मिली। 10वीं कक्षा से आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़े तब आज़ादी का अनुभव होता है। I realized freedom when I was studied in 10th. 12th पास करके। Yeah, probably I think at the later part of my school. आज़ादी का अनुभव जब से मैंने स्कूल छोड़ दिया। आज़ादी का अनुभव हुआ जब स्कूलिंग खत्म हो गई और एग्जाम लिखने का मौका नहीं पड़ा कि भाई हाँ अभी कोई कैद थी ऐसे था, बट अब आगे आपको वो कैद नहीं रहेगी। आज़ादी का अनुभव मुझे फर्स्ट ईयर में हुआ था। College maybe, that's when I discovered a whole new world. We walked out of the house, we were all by ourselves. That is when we really started realizing what freedom is. तो कॉलेज में आके आप अपने विचार रखते हो, अपनी सोच रखते हो, अपनी पसंद बताते हो। तो कॉलेज में आने के बाद मुझे आज़ादी का अनुभव हुआ। आज़ादी का अनुभव हमको कॉलेज के समय में हुआ। जब मैं कॉलेज आया, जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मेरे काम को जज करने वाला कोई नहीं था, मम्मी नहीं थी, पापा नहीं थे। यहाँ पे आके जो डिसीजन ले सकते हैं वो मेरे खुद के डिसीजन हो। लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे आज़ादी लगती है। स्कूल जब ख़त्म हो गया, कॉलेज जब ख़त्म हो गया, नौकरी जब मिली, प्रमोशन जब मिली, बहुत आज़ाडी है। आज़ादी का अनुभव जब मैं मतलब कि कॉलेज कंप्लीट करके अपना इंडिपेंडेंटली खुद जॉब करने घर से निकला। द डे आई गॉट माई जॉब एक्चुअली, फिर मैं इंडिपेंडेंट होके कमाने लगा। बट जब मैंने मेरी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की आफ्टर एजुकेशन,
तब मुझे लगा कि हाँ अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और इंडिपेंडेंट हूँ। कॉलेज के बाद जब मैंने जॉब करने गया, जब पता चला कि ये आज़ादी तो बचपन में होती थी, अब तो सिर्फ ये है कि काम करो और बस घर चलाओ। जब अपना काम खुद का करना शुरू किया तब आज़ादी का अनुभव मुझे, जब मैं लॉयर बना तब मुझे इसका एक्चुअल एहसास हुआ, इसका मतलब क्या है और इसके मायने। जिस दिन से मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपने खुद के डिसीजंस को अप्लाई किया। कोविड के टाइम 2020 में जब लॉकडाउन घोषित किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तब मुझे लगा कि देश में आज़ादी क्या है और हम अब बाध्य हो रहे हैं लॉकडाउन से, तो क्या आज़ादी नहीं है। इन दोनों का महत्व, हमें आज़ादी का महत्व तब हमें समझ में आया। हमारे लाइफ में 7 इयर्स जब मैं बड़ा हुआ तभी मुझे आज़ादी का ये हुआ। ये 10 साल के बाद आज़ादी का अनुभव जब मैं 12-13 साल का हुआ तब मेरे को फीलिंग हुई। When I was 15 years old. मेरा 15 उम्र में। मुझे आज़ादी का अनुभव, मैं जब 15 ईयर की थी मुझे तभी अनुभव हो गया था। आज़ादी 18 साल से, जब मैं 18 से ऊपर का हो गया। 20 इयर्स। 20 वर्ष से आज़ादी की अवस्था महसूस करी है। पूरा अनुभव हमको जब हम 20 साल के हुए तब हुआ। 21 साल के बाद। And something after 25 or 24 years. उम्र के 45 साल के बाद में जब जॉब वगैरह कोई कार्य जो करते हैं अपन, वो कार्य करने का स्टॉप कर दिया। जब मैं अपने सेंसेस में आया, when I entered my teens, जब मैं लड़कपन की अवस्था में आया और तब से लेके अब तक आज़ाद हूँ। अपनी लाइफ में आज़ादी का अनुभव मुझे तो भाई मैरिज के बाद हुआ, शादी के बाद। नहीं, मेरी मैरिज हुई उसके बाद मुझे लगा मैं आज़ाद हूँ। आज़ादी का अनुभव जब हुआ जब मेरी शादी हुई थी। I don't think anybody has freedom from anything. Absolute freedom is impossible. मुझे लगा ही नहीं अभी सर। नहीं सर, हम तो आज तक आज़ाद नहीं है। हमको आज तक अनुभव ही नहीं हुआ कि आज़ाद हुए। कभी भी नहीं, नेवर। यूँ कहें तो हम आज तक भी अपने आप को आज़ाद नहीं मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदिशें हैं, चाहे वो कानूनन हो, माता पिता के संस्कारों का बंधन हो या परिवार समाज का बंधन हो, तो कहीं ना कहीं तो बंधन में है व्यक्ति। कॉलेज किया मैंने, सब कुछ किया, बट आफ्टर द एज ऑफ 20 आई लॉस्ट माई फादर। उस दिन के बाद आज़ादी का मायना मेरे लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि फिर मैं अपने परिवार के साथ, अपने ख़ानदान के साथ जुड़ गया। जब मैं छोटा था और कुछ भी कर सकते हैं हम अपने देश में जो हम चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो खेलने से रिलेटेड हो या कुछ भी खाने से भी रिलेटेड हो। No one is going to kick you out of your own home, right? But if you go outside on visa, after 3 months they will kick you out. You have to leave. It doesn't feel freedom. So मैं अभी recently फॉरेन से रिटर्न हुआ तो मेरे को आज़ादी का अनुभव हुआ। हम जब कंपेयर करते हैं तो हिंदुस्तान की आज़ादी का कोई मुकाबला नहीं है, किसी कंट्री से कहीं से भी कोई मुकाबला। वो आज़ाद होके भी उतने आज़ाद नहीं जितने हम हैं यहाँ। बट मुझे जब मेरी स्ट्रेंथ्स, काबिलियत समझ में आई, उस दिन मुझे लगा कि हाँ मैं फ्री हूँ, मैं मेरे बारे में जो समझ रहा हूँ वो नहीं हूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा हूँ। सो आई थिंक तब से मुझे समझ में आया कि ये आज़ादी क्या है या फ्रीडम क्या है। When I realized I can do anything. आज़ादी का अनुभव जब हुआ जब मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ रही थी, अपने मर्ज़ी से अपना करियर चूज़ कर सकती थी और अपने मर्ज़ी से अपने डिसीजन ले सकती थी। मुझे आज़ादी का अनुभव तब हुआ जब से मैं खुद ट्रैवल करने लगी विदाउट माय पेरेंट्स अकम्पनिंग मी। When I'm traveling, I feel like freedom. It's like you can travel anywhere in India. At the time I left my profession for my passion. पहली बार मुझे आज़ादी का अनुभव तब हुआ जब मैं पहली बार शॉपिंग करने गया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग की तब मुझे सही मायने में पता चला कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि मैंने अपने एक स्पेशल राइट्स को कहीं पे यूज किया। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आई कैन नॉट से कि एक सर्टेन डेट को मुझे फील हुआ कि राइट नाउ आई एम मतलब आज़ाद और मुझे फ्रीडम मिला है या मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड डे बाई डे वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। हर वक्त हमें कुछ अच्छा मिलता है, कुछ नया मिलता है, हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। शायद वही आज़ादी है। आज़ादी के इतने सारे अनुभवों को सुनना सच में एक शानदार अनुभव था। कश्मीर के पहाड़ों से कन्याकुमारी के समुद्रों तक और काजीरंगा के जंगलों से कच्छ के रेगिस्तानों तक हम ढूंढ रहे थे कुछ सवालों के जवाब, और जवाबों में इतनी विभिन्नता आ रही थी जो शायद ही दुनिया में कहीं और हो। आज़ादी के अनुभव वाले सवाल ने यह भी बताया कि कहीं ना कहीं एक निश्चित समय पर हर व्यक्ति ने अपने आप को आज़ाद माना, और तो और
कुछ व्यक्तियों को तो शायद इस बात का एहसास इस प्रश्न को सुनकर ही हुआ। खैर, अब बारी थी हमारे अगले सवाल की, जो आज से 75 साल पहले का था। वो सब जो हमने स्कूल में पढ़ा, पर किसे सच माना, किस नज़रिए को अपनाया और क्या नया सच सामने आया, बस अब ये देखना था। आज़ादी मिलने का मूल कारण आप क्या मानते हैं? सुशासन से स्वशासन बेहतर है। जब इन चीज़ों को लोगों ने समझना शुरू किया, तब शायद आज़ादी को पाने के लिए और ज़्यादा मतवाले हो गए, और ज़्यादा बेचैन हो गए, और रिजल्ट हम देख रहे हैं। हमारे वो देशवासी जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और सेक्रीफाइस किया आज़ादी के लिए, वही उसका मूल कारण है। वी डिड नॉट गिव अप, हमने कोशिश करी। लोगों के दिल में आज़ादी के लिए आग थी। उसमें सबका हाथ है, मुस्लिमों का हाथ भी है, सिखों का हाथ भी है, हिंदू का हाथ भी है, सबका हाथ है। जब परतंत्र थे तब बहुत समस्याएं थी। पूरे देश की जनता और नेताओं ने उसका ज़बरदस्त ढंग से आंदोलन किया, उसे आज़ादी प्राप्त हुई। आज़ादी मिलने का मूल कारण मैं कहूँगा संगठन, या फिर आप कह सकते हैं इट्स यूनिटी। एकता ही उसका मेन कारण है। पैशन, धीरज और हमारी एकता, जज्बा, लगन, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प। संघर्ष, संगठन है। Overall, it was a people's movement which gave freedom to this country. फौजी, सैनिक, फौजी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान, आज अगर मैं और आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो वो है सैनिक, जो सीमा पर खड़ा, जो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेलकर हमारी रक्षा करता है, वो है सैनिक। I think the freedom fighters. फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इतने लड़े, कितने लोग शहीद हुए, उसकी वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली। बहुत से क्रांतिकारी है, इनके कारण आज़ादी मिली है। हमारे देश में आज़ादी समझ लो सभी ने दिलवाई। मैं नाम इतने बड़े लोगों का नहीं ले सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस एंड भगत सिंह। भगत सिंह एंड ऑल ग्रुप। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी थे, सुभाष चंद्र जी थे। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, आज़ाद हो। भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, लाला लाजपत राय थे। तो सुभाष चंद्र बोस को और उनके जो गतिविधियां थी, उनके जो देशभक्ति थी और उन्होंने जो देश के लिए कार्य किया, वो आज़ादी का मूल कारण मुझे लगता है। महात्मा गांधी का नेतृत्व में जब अहिंसा आंदोलन शुरू हुआ, वही मेन कारण है। महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। बट मैं मेन श्रेय गांधी जी को देना चाहती हूँ। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पे अपने देश को आज़ादी दिलाई। कोई एक लीडरशिप का जरूरी था। मैं ये बात आपको नहीं कहूँगा कि महात्मा गांधी ने हमको आज़ादी दिलाई, लेकिन उनके लीडरशिप में सारे देश के युवाओं निकल के आए थे। आज़ादी मिलनी कोई इतनी आसान नहीं थी, जितना समझ लिया कि बापूजी ने चरखा चलाया आज़ादी मिल गई, वैसा कुछ नहीं। देश को आज़ादी मिलने का मूल कारण आपका गरम दल के लोग हैं। To pick up guns, fight, get it. So that's exactly what India did. We fought for it. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेजों ने नियोजित करे थे, हिंदुस्तानी जो लगाए थे, वो इतने सारे फौजी बन गए तो उनकी संख्या लगभग 25 लाख थी। और इतनी बड़ी संख्या, आज़ाद हिंद फौज, क्रांतिकारियों का बलिदान, ये सब अंग्रेजों को डराते थे। ये हमारे आज़ादी का मूल कारण है। अहिंसा का आज़ादी से कोई संबंध नहीं। अहिंसा और हिंसा, एक मॉडरेट, एक एक्सट्रीमिस्ट। तो कुछ नरम दल थे, कुछ गरम दल थे, आपने भी सुना होगा। तो उन दोनों का ही सराहनीय योगदान रहा है भारत देश के लिए। एक तो सभी के, चाहे वो वायलेंस से हो या नॉन वायलेंस से हो, सभी के एक साथ प्रयास। और मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब वो चला जाता है, आ जाता है, तो वो हो ही जाती है चीज़ें। सबसे पहला कारण तो मैं समझता हूँ समय है, काल। जो समय जिस समय हो, जो चीज़ जिस समय होना होता है उसी समय होता है। इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ख़राब हो गई थी कि फिर ब्रिटेन को इंडिया में रहकर सरवाइव कर पाना मुश्किल हो गया था। It was just a fad or a fashion at that time to get independence largely. I mean, countries struggled, no doubt, but I think it was just a natural process by which countries got independence around that time. मुझे सिर्फ उतना ही पता है जितना हमने पढ़ा है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नाम सामने नहीं आया, क्योंकि वो 1 या 2 या 3 लोगों के बस की बात नहीं है। वो सैकड़ों लोग थे। तो हमें सिर्फ उतना पता जितना हमने पढ़ा है। आज़ादी मिलने का मूल कारण, इससे हिस्ट्री का एग्जाम याद आ गया। पर यहाँ जो जवाब मिले थे उनमें वाकई में बहुत गहराई थी। यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा, वर्तमान में जो सोच है, भविष्य में वही जाकर कारण कहलाता है, क्योंकि सोच से निर्णय और प्रयास दोनों जन्म लेते हैं। सवालों का ये सिलसिला अब आगे बढ़ा
बच्चों से लेकर आज़ादी के पहले पैदा हुए लोगों से ये बातचीत बहुत ही रोमांचक होती जा रही थी और ये रोमांच सबके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो इस रोमांच को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते थे। कौन से थे ये प्रश्न, चलिए देखते हैं। आज़ादी आपके लिए सिर्फ एक शब्द है या वह वाकई आपको खुशी देती है? It's life for me. Freedom is my life. It's not a single word for me. Freedom is that word which makes me happy. अरे बहुत खुशी देता है। नहीं, आज़ादी तो खुशी देगी, आज़ादी शब्द थोड़ी है। शब्द नहीं, आज़ादी खुशी देता है, खुशी मिलने वाला चीज है। ऑब्वियसली खुशी देता है। बोलने में तो अपन बोल रहे हैं आज़ादी है और अपन आज़ाद हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी अपन आज़ाद नहीं है और मेरे लिए तो अभी एक शब्द ही है। ये कोई शब्द नहीं है, इतने वीरों की कुर्बानी कोई शब्द नहीं है। एक शब्द से ऐसे डिफाइन नहीं हो सकती आज़ादी, उसके लिए बहुत लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है। खुशी देता है, शब्द नहीं, खुशी देता है। एक मेरे को फूल खुशी देता है। खुशी देता है, बहुत खुशी देते हैं, वाक नहीं। बहुत खुशी मिलती है मुझे। मेरे पास तो भाजी एक शब्द ही है, ठीक है ना। बहुत खुशी देता है, बहुत अच्छा लगता है। अब नॉर्थ कोरिया में जाएंगे तो पता चलेगा लोगों को कैसे घुटन महसूस हो रहा है। खुशी देता है आज़ादी, लेकिन वो होना चाहिए। फीलिंग है, इमोशन है, जो खुशी जरूर देता है। वाकई में खुशी देता है। खुशी देता है, खुशी होती है, बहुत खुशी देता है, अंदर से खुशी देता है। कहाँ से मुझे खुशी देता है, क्योंकि आज़ादी से मैं अपनी लाइफ की हर एक चीज़ कर सकती हूँ, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, ये आज़ादी तो दिल से खुशी है, शब्द नहीं है। फिलहाल तो शब्द ही है। नहीं, बिल्कुल खुशी देता है शब्द। हर एक शब्द में वैसे खुशी है, वो अनुभव करना हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत है। आज़ादी से खुशी एक्सपेक्ट करना तो एक गलत हो जाएगा, क्योंकि आज़ादी तो एक बैरोमीटर का एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, वहाँ से तो शुरुआत होती है। मुझे लगता है कि आज़ादी सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक बहुत बड़ा भाव है और वो बहुत ज़्यादा खुशी देता है। मुझे खुशी भी देता है, दिल से ये खुशी देता है हमें, और खुशी का मुहूर्त है। सही मायने में तो कोई शब्द नहीं है, केवल अनुभव करने की चीज़ है। ये जज्बा है, ये शब्द नहीं है, जज्बा है। जीवन देता है। ये आज़ादी अगर ना हो तो मेरा शायद जीवन एक तरीके से अलग, मैं शायद अज्यूम नहीं कर सकता या कल्पना नहीं कर सकता। आज़ादी शब्द खुशी नहीं, आपको संतुष्टि देता है। ये एक बहुत अच्छा तोहफा है। आज़ादी सिर्फ एक शब्द है, शब्द नहीं है। ये एक फीलिंग है और इसको मैं वाकई में महसूस कर सकता हूँ। It's just a word, but primarily because I think I've taken it for granted. The day it kind of is taken away from me, then it will mean a lot. Since we are free, we don't know what it is like to be not free. हैप्पीनेस है। ये मेरे को खुशी भी देता है। It makes me happy. आज़ादी शब्द ही नहीं, खुशी इसलिए भी है क्योंकि हम अपने शर्तों पे जीते हैं। खुशी तो होती है सर। खुशी देता है, खुशी देता है, खुशी देती है, खुशी देती है, बिल्कुल। एक तरह से देखा जाए तो अभी एक शब्द ही है ये, और क्योंकि ऐसा कुछ फील होता नहीं है। आप किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं। मेरी नज़र में आज़ादी खुशी नहीं, जीवन का आनंद है। नहीं नहीं, खुशी देता है, बहुत खुशी देता है। खुशी देता है वो तो। ऑफ कोर्स खुशी देता है। It's a feeling for me. ऑफ कोर्स एक वर्ड है, बट वो बहुत खुशियाँ देता है। जो व्यक्ति राष्ट्रवादी है, धार्मिक है या सामाजिक है, उसके लिए आज़ादी का बहुत महत्व है, वो शब्द मात्र नहीं है। कि ये एक शब्द नहीं है, व्यक्ति को आगे बढ़ने का, अपने सर्वांगीण विकास करने का और अपने साथ दूसरों को भी विकास करने का पूरा अधिकार देने का मतलब है आज़ादी या स्वतंत्रता शब्द है ये। आज़ाद तो हम लोग हैं ही, पर जो आज़ादी की खुशी है वो इस प्रश्न से सबके चेहरों पर उभर कर सामने आई। आई वुड से द बेस्ट स्माइल अवार्ड गोज टू दिस क्वेश्चन। अब प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा था। हमें पूछना था ये कि आज़ाद ना होते तो कैसा होता। मैं कहूँगा हवा में से ऑक्सीजन निकाल के सांस लेने जैसा होता। पर मेरे कहने से क्या होता है, जब फार्मर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, टीचर्स, शॉपकीपर, कॉर्पोरेट, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स सबको एक ही परिस्थिति में डाल दिया जाए तो बहुत ही शानदार शानदार आंसर्स निकल कर आएंगे। चलिए उन आंसर्स को सुनते हैं। अगर कोई आपकी आज़ादी आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? I won't allow that, because now when you've tasted blood once, you won't allow anyone else to do that. But if someone does that, then trust me, I will go to any length to get my freedom back. मार डालूंगी उसको। मैं उसकी भी आज़ादी छीन लूंगा। मैं जीना नहीं चाहूंगी, मैं छीनने नहीं दूंगी। जब तक हम मन से आज़ाद हैं, तब तक कोई आज़ादी नहीं छीन सकता है, कभी नहीं छीन सकता। हमारा आसामीस में जो कहते हैं, एक बिंदु तेज थोका लगे আমি যুঁজিম।
शरीर में एक बिंदु जब तक ब्लड है ना, तब तक ये आज़ादी हम किसी को छीनने नहीं देंगे। I will fight to the last drop of my blood. मार देंगे, मर जाएंगे उसके लिए। तो हम उस आज़ादी को वापस पाने की कोशिश करेंगे। विद्रोह विरोध करूंगा, उसे लड़ूंगा। पूरे जोश और होश से विरोध करूंगी, एक नियम के अंदर रह के। अगर उसने हमारी आज़ादी छीनी तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि उसकी आज़ादी हम भी छीन के उसको ख़त्म करें। आई विल किल हिम। अपन थोड़ी जिंदा छोड़ सकते, उसको अपन मार देंगे। जान दी भी देंगे, जान हो सका तो ले भी लेंगे। हमारा कानून भी यही कहता है कि अगर अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को अगर मारना पड़े तो मार दो। लड़के झगड़ के ही आज़ादी मिलेगी या छीन के ही आज़ादी मिलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। प्यार से आज़ादी पाने की कोशिश करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में खाली चाकू, बंदूक नहीं है, गोलियां नहीं है, रॉकेट लॉन्चर नहीं है। मेरा ऐसा गुस्सा आता है कि उनको तोड़ डालो फोड़ डालो, ऐसा हो जाता है। सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक है, अहिंसा के द्वारा लड़ेंगे। मेरे लिए आज़ादी छीन कोई और नहीं सकता। और फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय संविधान के तहत हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। थिंग्स आर डिफ़िकल्ट, रास्ता बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, रेमेडीज़ हैं, एंड राइट नाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं, NGOs हैं, लोग हैं जिनकी हेल्प से हम वापस रिगेन कर सकते हैं उन चीज़ों को। 3 तरीके होते हैं, या तो मर जाओ या मार दो, और एक होता है संघर्ष। आज़ादी कैसे छीन सकता है कोई? आई एम गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल। मैं आज़ाद ही रही हूँ तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, बट हाँ शायद या तो मैं उसको मार दूंगी या मैं खुद मर जाऊंगी, बट आई वॉन्ट टू बी आज़ाद। I will revolt. I am a छत्रपति शिवाजी महाराज पर्सन। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया था वैसे ही उसे युद्ध कर लूंगी। मैं तो वही करूंगा जो भगत सिंह ने किया था। मैं सुभाष चंद्र के सिद्धांतों पे काम करूंगा, गांधी जी के सिद्धांतों पे नहीं। कैसे छिलेगा? नहीं ना छिल पाएगा, हम छिलने नहीं ना देंगे। अरे हम अपनी जान देंगे मगर ये आज़ादी नहीं देंगे। आज़ादी छीन लेना का मतलब ये है कि आपको किसी ने पिंजड़े में बंद कर दिया है और आपको उसके हिसाब से सब कुछ करना है। तो हम इसको पिंजरे की तरह तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आज़ादी छीन ले तब तो जिंदा रहना बेकार होगा, और इसलिए उसका जो भी मेरा अस्तित्व में साध्य है उसके लिए स्ट्रगल करने का भाव हमेशा बना रहेगा। If you don't have freedom, there is no use of life. So it's better to commit suicide if you don't have freedom. झगड़ा करूंगी, छीन लूंगी, मैं फिर से अपनी आज़ादी ले लूंगी। मैं उससे फाइट करूंगा। तो फाइट करना ही चाहिए। I'll fight with them. I'll fight with them. We'll fight for it. You have freedom, you live with it, you lose freedom. You will struggle a bit, you will fight, you will try to fight, but eventually I think you will adapt to the lack of freedom situation. अगर कोई आज़ादी छीनता है तो हम सिर्फ उसी पेड़ की तरह हो जाएंगे जो धीरे धीरे सूखता चला जाता है और एक टाइम पे फिर वो खत्म हो जाता है। आप ही आज़ादी छीन ले तो महा कष्ट होगा। उसकी आज़ादी छीन लेंगे। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू फाइट है, राइट टू एजुकेशन है, इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। आज़ादी के लिए तो लड़ूंगा, केस करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। जो बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है तो वो जगह में छोड़ दूंगा। आई लीव दैट प्लेस। मैं मेरी माँ के गर्भ में भी आज़ाद था, जब मैंने जन्म लिया तब भी आज़ाद हूँ, और आज़ादी मेरा कुदरती और बंधारणीय अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता। ऐसा नामुमकिन है क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं इसकी बुनियाद इतनी कमज़ोर नहीं है कि हमसे कोई हमारी आज़ादी छीन ले। तो आज़ादी छीनने वाले भी कौन होंगे? बाहर का तो आके आज़ादी छीन नहीं सकता है, जो छीनेगा तो अपने ही होंगे ना। डिपेंड करता है कि कौन छीन रहा है, अगर और क्यों छीन रहा है। अगर वो मेरे भले के लिए छीनना चाहता है, मेरा कोई अपना है या मेरे लिए अच्छा सोचने वाला कोई व्यक्ति है, तो मैं विचार करूंगा कि शायद उसका आज़ादी छीनना ठीक है कि गलत है, उस पर डिसाइड करूंगा। और अगर कोई मेरा बुरा करना चाहता है तो उसके लिए अपनी आज़ादी के लिए फाइट करूंगा मैं। नरम दल गरम दल सभी तरह के भाव अब निकल कर आ रहे थे। आज़ादी छीनने तो कोई देगा नहीं, ये तो पक्का ही था और पक्का हो गया। पर उनका क्या, जो आज़ादी नहीं है। बातों की गहराई अब बढ़ती जा रही थी। 50,000 किलोमीटर से लंबे इस सफ़र पर हम सोचने पर मजबूर थे, क्योंकि लोगों के निजी अनुभवों से उठकर बातें अब देश की मौजूदा स्थिति पर थी। आपके हिसाब से भारतवर्ष में आज के समय में वो क्या है जो आज़ाद नहीं? पूरा देश आज़ाद है और कुछ भी आज़ाद नहीं है। भारत का गरीब जो है आज़ाद नहीं है,
उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र, रूरल इंडिया, द भारत इज नॉट इट फुल्ली फ्री। भारतवर्ष में जो अपने छोटे बैकवर्ड एरियाज हैं, जो गांव हैं जहां पे अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, वो जगह अभी आज़ाद नहीं है। बेरोजगारी, लोग बेरोजगार पढ़ लिख कर घर बैठे हैं। कुछ जगहों पे पॉलिटिक्स के जरिए लोग आज़ाद नहीं हैं, आज भी वो बंधक तरीके हैं। मान लो हमारा कश्मीर, मान लो जुडिशरी इज माय प्रॉब्लम। एक तो जुडिशरी सिस्टम जो है वहाँ पर गड़बड़ है, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, मीडिया अब आज़ाद नहीं है। मीडिया मेरे हिसाब से बिल्कुल भी आज़ाद नहीं। भ्रष्टाचार जो है खत्म होना चाहिए, कसम से। वो है भ्रष्टाचार। जैसे एक सबसे बड़ी व्यवस्था है आरक्षण। भ्रष्टाचार, राजनीति, रिजर्वेशन आदि ऐसी कई चीजें हैं जिससे हम आज़ाद नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ों की फ्रीडम है जो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में नहीं है, बट एक अंदर एक बाइंडिंग है, एक डर है कि अगर मैं बोलूँगा तो क्या होगा, ये डर है। आई थिंक वो एरिया में हमें फ्रीडम चाहिए। आप कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे एक समाज को या एक जाति को खराब लग जाता है, तो आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग जाते हैं, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। मेरे हिसाब से बोलने की आज़ादी अभी भी नहीं दी गई है। आज हम भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पे भी आरोप प्रत्यारोप लगा देते बिना किसी एविडेंस के। मेरे को लगता है कि भारत में कुछ ज्यादा ही आजादी हो गई है। फ्रीली एक्सप्रेस ओपिनियन, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो अभी पूर्णतः आजाद नहीं दिखाई पड़ रही है। इंडिया में तो नहीं सुना है अभी तक, बहुत खुश है। मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो भारत देश में आजाद नहीं है। जब से 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ है, उस टाइम से ही सभी आजाद है। सनातन धर्म में अभी आजाद नहीं है। प्रदूषण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छी सांस लेने की आजादी चाहिए अब हम सबको। कुछ चीजें अभी भी हम क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम की फॉलो करते हैं, तो शायद उनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। हमारी अपनी इच्छाएं आजाद नहीं। बाजार ने हमें गुलाम बना रखा है, कभी मोबाइल ने, कभी सिम ने, कभी हमें तरह तरह के ब्रांडों ने, बाजार की ताकतों ने हमें गुलाम बना रखा है। उससे हमारा आज़ाद होना बड़ा जरूरी है। आई थिंक कास्टिज्म एक चीज़ है जिसपे और होना चाहिए और लोगों को और इक्वलिटी आना चाहिए उस पर। तो वो पोलराइजेशन है बिटवीन द कास्ट, बिटवीन द रिलीजन। आज के समय में भारतवर्ष की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है जातिवाद और जातिवाद से होने वाली राजनीति। तो एक वीआईपी कल्चर है इंडिया में, वो खत्म होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जब इंसान दूसरे के बारे में सोचेगा, उसका भला सोचेगा, अपने से बेहतर उसका सोचेगा, तब जाके हम कंप्लीटली आज़ाद हो जाएंगे। स्त्रियां आज़ाद नहीं। जो मर्द जाति है वो थोड़ा उनसे बेटर फील करते हैं कि हम ज़्यादा आज़ाद हैं। ओपनली हम लोग रात को कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग आज़ाद नहीं है उसके हिसाब से। छोटे छोटे गांव है उसमें औरतें आज़ाद नहीं है। औरतों के ओपिनियंस, उनके डिसीजंस और उनके रहने का तरीका, औरतें आज़ाद नहीं है। आई थिंक मैरिड वुमेन्स के लाइफ में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो कम हो जाने चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई हस्बैंड ही है। जीवन में तो आज़ाद तो है ही नहीं, मतलब काम ही काम करना है। मैं फिर बार बार वहीं घूम कर आऊंगी सोच, और अपनी सोच के हिसाब से काम करने की भी आज़ादी नहीं है। हमारी बुद्धि बिल्कुल आज़ाद नहीं है, कभी यहाँ से इन्फ्लुएंस आता है, कभी यहाँ से आता है। हम अपनी भाषा पर गर्व करने की बजाय आज भी हम किसी और की भाषा को दिखा करके उस पर प्राउड फील करते। हमारा भारत का नाम जो कि बिल्कुल भी आजाद नहीं है, हम उसको इंडिया बोलते हैं, गर्व से भारत नहीं बोलते हैं। एजुकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन को दिखाया बहुत अच्छे से जाता है कि बहुत लोगों को एजुकेशन दी जा रही है, बट वो एजुकेशन अभी तक लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है सही वे में और सही तरीके से। लड़कियों को गांव में आज़ादी दी जाए कि वो पढ़ सकें, बाल विवाह ना करें उनका। भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो शिक्षा से वंचित है। मुझे लगता है कि जब तक लोगों को उस एरिया में शिक्षा नहीं मिलेगी, वह इलाका आज़ाद नहीं हो पाएगा। हमारे देश के बच्चे जो आज भी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जो जैसी पढ़ाई हम चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी, वो नहीं कर पाते हैं। स्कूल शिक्षा में आज़ादी नहीं मिलती, सभी तरफ डोनेशन ज़्यादा होता है। मैं यहाँ कॉलेज आके बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको अपनी खुद की ब्रांच अच्छी नहीं लगती, उनको अपना खुद का स्ट्रीम अच्छा नहीं लगता। लाइक क्यों? उनके पास में फ्रीडम थी कि वो बीटेक के अलावा कुछ और चूज़ कर ले, या फिर अपनी ब्रांच भी उनको पसंद नहीं है। तो लाइक या यूथ ऑफ इंडिया, दे आर नॉट फ्री।
मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है, उसका मेरे लिए अभी भी आज़ादी नहीं है। लोग अपनी आज़ादियों का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते लोग बाग। भारत के खिलाफ बहुत सा आपने सुना होगा, कुछ भी बकवास करते बोलते, अपने ही देश में खाना और अपने ही देश के खिलाफ रहना, ये बहुत गलत बात है। वो ओबियसली आज़ाद तो ही है, लेकिन और बोलते हैं हमें आज़ादी चाहिए गलत कामों के लिए। अपने अज्ञानता के कारण जो है लोग अपने को ये समझते कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। पशु पक्षी, they are always caught, trapped in cages, sold. तो थोड़े बहुत हैं पर जानवर आज़ाद नहीं है। सिर्फ चिड़ियाघर के जो एनिमल्स हैं वो आज़ाद नहीं है, बाकी तो सब आज़ाद है पूरे इंडिया में। Majority community in India is treated more like the minority. It doesn't happen in any other part of the world except in India. All these years, the majority community was being bullied for whatever reasons. Of course, that's now changing, and that's a welcome change. If when we take few genders, certain genders, they are not able to get jobs. If you take, so things like that are there. आई थिंक ट्रांसजेंडर की जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग है। मुझे लगता है उन पे विशेष रूप से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। I think that India we have too much freedom. बट हमारी सोच अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पश्चिम सभ्यता से बहुत प्रभावित है। मानसिक जो दास्ता है, सांस्कृतिक दास्ता है, विद्या का क्षेत्र ले लीजिए, आध्यात्मिक क्षेत्र ले लीजिए, उसमें दास्ता और गुलामी आज भी जारी। मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम हैं। अभी भी हम किसी और राष्ट्रीय को या किसी दूसरे को, बाहर वाले को देख के गर्वित होते हैं या इंस्पिरेशन लेते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ कि अगर किसी से भी आप जन्म तिथि पूछेंगे तो वो इंग्लिश कैलेंडर वर्ष बताएगा, उसको अपनी विक्रम संवत में नहीं मालूम होगी जन्म तिथि। हर वो आदमी गुलाम है जो पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य विचारों का समर्थन करता है, जो भारतीय नहीं कहलाता है पर खुद को दूसरी पाश्चात्य देशों से जोड़कर उनकी संस्कृति को अपनाना चाहता है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि सचमुच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी आज़ाद नहीं हैं, बट मुझे पूरा यकीन है कि एज ए कंट्री वी विल अचीव टोटल फ्रीडम। क्योंकि इस प्रश्न का आंसर देते टाइम लोगों में जो उत्साह था वो सबूत है इस बात का कि टोटल फ्रीडम अचीव करने में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन जरूर रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। एज ए राइटर एंड फिल्म मेकर एक टॉपिक हमेशा से मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा है और वो है टाइम ट्रेवल। क्योंकि पुराने समय में सभी चीज़ों को अपने सामने घटित होते देखना और भविष्य में छलांग लगाकर नई चीज़ों को देखना अपने आप में बहुत रोमांचित करता है। ऐसी ही एक टाइम ट्रेवल चॉइस हमने सभी लोगों के सामने रखी और जो नतीजा है उनको देखते हैं। यदि ईश्वर आपको मौका दे तो आप भूत या भविष्य के कौन से वर्ष में पैदा होना चाहेंगे? भूतकाल। भूतकाल नहीं, पुराना जमाना तो भी अच्छा है, क्योंकि पहले क्या था, ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा थी, एक समानता हुआ करती थी। उस समय पे सभी लोग एक बराबर हुआ करते थे और पैसे की वैल्यू हुआ करती थी। भूतकाल बिकॉज नाउ इट्स ऑल मटेरियल, मैकेनिकल लाइफ एंड मैकेनिकल थिंग्स। मैं भूत में ही जाना चाहूँगा। भूतकाल में। भूतकाल में आई वॉन्ट टू एक्चुअली हैव टू बर्थ्स। एक बिल्कुल सनातन, मतलब maybe 1000 years away. Another is another 1000 years forward. The two reasons, because one, we had a rich culture, rich heritage in 1000 years ago. I want to see that. Another thing is, Bharat being the number one in the world. तो भविष्य अब डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारा। भारत में जो एकता है वो और बढ़ चुका होगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो एकात्मक पथ की ओर बढ़ अग्रसर हो रहा है। भविष्य के वर्ष में पैदा होना। भविष्य काल में। भविष्य काल। मैं देखना चाहूंगी कि मेरा देश भविष्य में कैसा है। भविष्य आने वाला समय। भविष्य काल। भविष्य में पैदा होना चाहिए। पास्ट में पता है, प्रेजेंट में हम हैं, तो फ्यूचर में जाना ज़्यादा सही है। भविष्य का निर्माण वर्तमान पर डिपेंड करता है और वर्तमान अतीत पर, और अतीत है चिंतन का विषय। इन दोनों के बीच में एक चीज़ आती है, जब आप वर्तमान में काम कर रहे होते हैं और शून्यकाल जब निर्माण होता है तो वहाँ पर एक चीज़ क्रिएट होती है, वो है चिंता भविष्य को लेकर। तो यदि आपको अच्छा भविष्य चाहिए तो शून्यकाल में जो आप कर रहे हैं वो ईमानदारी से करते चलिए। तो मैं वर्तमान में ही जीना पसंद करता हूँ। मेरे ख्याल में आज ही का है, अपने प्रेजेंट को अच्छे से जी पाऊँ। अभी
अभी मैं वर्तमान में ही पैदा होना चाहूँगा, जो चल रहा है उसमें ही। अभी आई थिंक पैदा होना चाहूँगा। मेरा सोचना ऐसा है कि ईश्वर हमारे लिए हमसे ज़्यादा सोच सकता है। हमें नहीं पता हमारा भूत क्या था या हमारा भविष्य क्या होगा, तो ये मैंने भगवान पे ही छोड़ दिया है। जो भूतकाल है उसमें पैदा होना है, क्योंकि आगे क्या हो उसका कोई पता नहीं है। मैं चारों युग में लेना चाहता हूँ। सतयुग त्रेता युग में जन्म लेना पसंद करूंगी। I want to see how the Krishna has created all the miracles. मैं लगभग 10 से 12,000 साल पहले जब मानवता अपने विकास कर रही थी, तो मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहूँगा। अशोक के काल में, क्योंकि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो उसके कुछ कारण थे, मैं वो जानना चाहती हूँ। जो हमारे आचार्य कौटिल्य थे, उनके टाइम पे मैं पैदा होने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि उनके टाइम पे जो भारत की दशा थी वो काफ़ी बेहतर थी और जो ज्ञान का आदान प्रदान था वो एक अलग ही लेवल पे था। Earlier age, because we have everything freedom when we are young. बचपन अच्छा था। भूत तो एक बार हो ही चुका है, तो अब भविष्य में जन्मेंगे फिर से। भविष्य में डेफिनेटली फ्यूचर। हाँ, भविष्य में, भविष्य काल में जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो भी मॉडर्न टाइम है, उसका एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो भविष्य में जाएंगे हम। भविष्य में, भविष्य काल में कोई ऐसे पीरियड में जिसमें पैंडेमिक ना हो। भविष्य का तो मैं बता नहीं सकता कि क्या स्थिति है, अभी का समय ज़्यादा बेहतर है। जब पैदा हुए थे जब पैदा होना चाहते। जैसे अभी पैदा हुआ है ऐसी टाइम हमको बेस्ट लगता है। जिसमें मैं पैदा हुआ 1982 में, क्योंकि वो मेरे लिए गोल्डन पीरियड था जो बचपन मैंने तब जिया है। इसी समय में पैदा होना चाहूँगा, मुझे खुशी है इस बात की। इन द सेम ईयर इटसेल्फ इतने में भी दिक्कतें होंगे तो हम सहने की शक्ति नहीं होगी, सो मुझे लगता है कि मैं सही जगह सही टाइम पे बर्थ लिया था और वही करूँगा। फिर पास्ट हमें सिखाता है, फ्यूचर पे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। आई गेस आई एम ऑलवेज द पर्सन हु लुक्स अप टू द फ्यूचर। फ्यूचर भविष्य में पैदा होना चाहूंगी। नहीं, मैं भविष्य काल में पैदा होना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्वच्छ भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। फ्यूचर ओनली, फ्यूचर में जाना चाहिए। फ्यूचर भविष्य काल में। मैं भूतकाल में पैदा होना चाहूँगा, क्योंकि उस समय एक संघर्ष रहा है, जीवन को एक लक्ष्य रहा है कि जहाँ पर हम समाज के लिए और देश के लिए बहुत सारा कर सकते हैं। आने वाले समय में भविष्य में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। 1947 विल बी द बेस्ट मोमेंट। जो हमने किस्से सुने हैं वो अगर मैं देख सकूं और उस चीज को महसूस कर सकूं। 1947 में ऐसा क्या हुआ था कि भारत आजाद था, मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं देखना चाहूंगा कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को मूर्ख बनाकर अपना शासन यहाँ पे जमाया। गांधी जी के वर्ष एट द टाइम ऑफ भगत सिंह। मैं आज़ादी जब नहीं मिली थी तब पैदा होना ज़्यादा पसंद करता था कि आज़ादी के आंदोलन में जो हमने इतना बलिदान दी उनके साथ में भी सहभागी होता। मुझे तो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना चाहिए था। मैं चाहता हूँ भगत सिंह बनना, ताकि मैं भी देख सकूं और मैं भी उनका सहभागी बन सकूं। पास्ट में टू अप्रिशिएट मोर ऑफ द प्रेजेंट technology. Electronic revolution and everything, those changes coming, right? So that would be an interesting part to live in. 1991 जिसमें LPG हुआ था, वो एक इकोनॉमी का टर्निंग पॉइंट है। तो मैं पहले पैदा होके उस एज में जीना चाहता हूँ कि क्या चेंजेस आया हमारे देश में। आई एम लकी दैट I was born in 1960s and I could see the evolution of technology. जब आपका क्रांति आई थी खेती के ऊपर, उसको मैं ज़्यादा वो महत्व मानता हूँ, क्योंकि उससे क्या हुआ कि देश की आर्थिक व्यवस्था सबसे अच्छी हुई है। नहीं, ऐसा इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये ईश्वर के हाथ में, तो ईश्वर के हाथ में ही रहने देना ज़्यादा अच्छी बात है। It is not in our hands to decide when we are born and when we leave this world. And not in the past or not in the future, in the same year. भूतो न भविष्यति। मैं अभी का जो वर्तमान काल है मैं इसमें पैदा होना चाहता, क्योंकि वर्तमान में ही जीना चाहिए, ऐसा सब कहते हैं। मैं तो इसी जन्म को ही एंजॉय करूँगा और जो मुझ में कमियाँ हैं उसको ठीक करूँगा। मुझे तो ये लगता है कि जिस समय मैं हूँ वो बेस्ट है, और इसको और अच्छा कैसे कर सकते वो ही मेरे हाथ में, बाकी सब इल्यूजन है। पास्ट की संस्कृति और फ्यूचर की संस्कृति में डिफरेंस भी बहुत है, तो दोनों ही अपने मायने में बढ़िया हैं। टाइम ट्रेवल इज ऑलवेज एक्साइटिंग। सम्राट अशोक के पीरियड से फ्यूचर तक के जो आंसर सामने आए वो काफ़ी हतप्रभ करने वाले थे। एक बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा, प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ फ्यूचर। बट घबराइए मत, हम और डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर होता है स्पेस, यानी कि कब और कहाँ। भारत में जन्म लेके मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, पर जब हमने लोगों से ये सवाल पूछा कि वो कहाँ पैदा होना चाहेंगे, तो उनके क्या आंसर्स आए उसको देखते हैं। क्या आप दोबारा भारत में ही जन्म लेना चाहेंगे?
भारत। भारत 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 में जन्म लूं, मैं तो ये चाहता हूँ। मैं एक भारतीय हूँ और हमेशा भारत में जन्म लेना चाहूंगी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। इससे बढ़िया देश कोई है ही नहीं है। 101% मैं भारत में जन्म लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस धरती से प्यार है। तो मुझे मेरे भारत पर गर्व है कि ये संतों की भूमि है भारत। भूमि है इतनी पवित्र है। बार बार हर बार हमें भारत वर्ष में ही जन्म दे। जरूर, भारत में और छोटे से गांव में। That's a cultural capital of any world. No, बिल्कुल भी नहीं। normally we would all like to be born in a good country where the living conditions are good. हाँ जरूर जरूर। बाकी देशों से तो अच्छा हमारा भारत ही। इंडिया तो बहुत अच्छा है। 100%। हाँ बिल्कुल। 1000 बार भारत में, जितनी बार जन्म लेंगे भारत में ही लेना पसंद करेंगे। 200%, मिलियन टाइम्स। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। आगे भी जितनी भी जन्म हो तो हमारी भारत में। हाँ जी सर। हाँ ऑब्वियसली। जो भारत की खुशबू है मिट्टी की, वो मुझे लगता है और किसी भी देश में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग हैं और अलग अलग बहुत तरह तरह के कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशन है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आपका दिल्ली, मुंबई, सारा मिलकर के भारत हुआ है। क्योंकि हमारे भारत को ऐसा कंट्री कहा जाता है जो कि एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। The culture is the best among the whole world, and its principles are also very good, influencing, and they are scientific also. निहायत ही आजाद देश है। यस हाँ बिल्कुल जी। भारत को छोड़कर हम लोग जाने वाले नहीं हैं। जी हाँ, मैं सनातन धर्म में जन्म लेना चाहूँगा। भारत में और अपनी अयोध्या में, जहाँ भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान है। भगवान राम अयोध्या में कहते हैं कि जब अपने लंका जीत करके आते हैं, मेरे लिए इस अयोध्या से बढ़ करके विश्व में, इस संसार की तीनों लोगों में कोई जगह नहीं है। मैं भाग्यशाली हूँ कि भारत में पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल से, या डेफिनेटली। 7 जन्म मिले या 14 मिले, मैं इंडिया में पैदा होना चाहूँगा। जो यहाँ तो हमारा सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है हमारा, ऐसा धर्म दुनिया में कहीं नहीं है, वो सिर्फ भारत में है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात होगा कि हम भारत के लिए एक बार जन्म ले और फिर से मतलब उसके लिए कार्यरत रहे। हाँ, मैं बिल्कुल भारत में जन्म लेना चाहूंगी। मुझे भारत देश से बहुत प्यार है और जरूरी मैं भारत में ही फिर से जन्म लेना चाहूँगा। मेरा देश महान, मेरा भारत महान। हमेशा जब भी मौका मिले। लेकिन ये तो ऊपर वाले पर निर्भर है ना। बिल्कुल लेना चाहेंगे, गर्व के साथ। No, I don't want to born again in India. Like not for any, like I want to experience more. नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ से अभी भी भागना चाहता हूँ। कई घूम आए हैं बट इंडिया ही अच्छा है। इंडिया की मिट्टी में है जो संस्कृति है, जो नॉलेज है, आई थिंक वो कहीं नहीं है दुनिया में। हाँ बेशक, इसमें मैं जब बाहर भी जाता हूँ तो काफ़ी प्राइड फील करता हूँ कि लोग बाग अभी भी हमारे देश के बारे में इतनी उत्सुकता रखते हैं। अवश्य अवश्य जरूर। हाँ इंडिया में 100%, एक बार नहीं 100 बार। बिल्कुल, यस, विद प्राइड। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से मतलब गुजरात तक और कश्मीर से मतलब कन्याकुमारी तक ऐसा देश है, सभी क्षेत्रों में मतलब खुशहाली है। सर मैं तो हिंदुस्तान में जिस माँ के पास में, उस माँ के सामने खाली पैदा होना चाहता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल। मेरी ख्याल से नहीं, क्योंकि अभी जब ये मैंने बचपन से ऐसे देखा है तो मैं क्या अच्छा होगा। नहीं नो, जरूर से यही मेरी पहचान है। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा और कहीं नहीं। मस्त कंट्री है। आई वुड लाइक हियर ओनली। इंशाल्लाह बिल्कुल, भारत तो एक अलग ही स्वर्ग है। जन्म तो हर जगह लेता है, लेकिन मैंने बोला जो भी दिल का खुशी होना चाहिए। मैं जन्म ही नहीं लेना चाहता। एक्चुअल में क्या है कि आपके ऊपर कुछ, आपके जैसे ही आप जीवन में आते हैं, जीवन इजिकल टू दायित्व। तो मैं चाहता हूं कि इसी जन्म में जितने भी दायित्व हैं मानव प्रजाति को लेकर मेरे ऊपर, वो मैं इसी जन्म में पूरे कर देना चाहता हूँ। जन्म तो लेना नहीं चाहता मैं, पर मैं भारत में जीना चाहता। मैं अपने आप को भाग्यवान था कि मैं इंडिया में पैदा हूँ, इसलिए आज तक कोई भी प्रॉब्लम इतना ज्यादा फेस नहीं किया। इसलिए I mean I'm honored and I'm lucky, blessed to be in this country. ये हम इंडियन है, प्राउड फील करते हैं। हाँ, और कहाँ पर? इन अमेरिका। India is in fact my children who are settled abroad, I keep telling them come back to India. India is a wonderful country where opportunities are plenty and you can do, I mean, wonders here in India. आपस में सब कौम मिलजुल के रहती है। सभी विविधताओं के साथ भी भारत एक है। काफी अच्छा फ्रीडम मिलता है यहाँ पे। 2 बार हूँगा, 1 बार नहीं। हाँ हाँ। I would like to be born in India
again and again and again. Again and again and again. यहीं पे बिकॉज इंडिया एक वर्ड नहीं है मेरे लिए, एक फीलिंग है। मैं हर जन्म में भारत में जन्म लेना चाहूँगा। ना भारत के जैसा देश है और ना भारत के जैसा देश होगा। डेफिनेटली बिल्कुल, हर बार यही हिंदुस्तान, हर बार यही सरजमी चाहिए। जितने जन्म हो इस भूमि में हो और जितने जन्म हो इसी भूमि के लिए हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं तो अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूं क्योंकि भारत में पैदा हुआ, और अधिकांश लोगों का ऐसा ही कुछ सोचना था। हमारा काफिला भी अब आगे बढ़ा सवालों के पुलिंदे को लेकर, और बात हुई पिछले 75 सालों की। पिछले 75 सालों में ऐसी कई अविस्मरणीय घटनाएं हैं जिन पे हर भारतीय को गर्व है। बात चाहे देश की सीमा की हो, विज्ञान की हो, खेल की हो, कला की हो, राजनीति, सामाजिक, ऐसे कई वाक्य हैं जो आज भी रोमांचित कर जाते हैं। ये 75 साल असल में एक खजाने की तरह रहे हैं, और इस खजाने की अलग अलग चीज़ों का हर भारतीय के लिए एक अलग ही महत्व है। तो चलिए टटोलते हैं इस खजाने को। आज़ाद भारत के इन 75 वर्षों में कौन सी ऐसी घटना है जिस पर आप सबसे ज़्यादा गर्व करते हैं? भारत देश कुछ बड़ा अचीव करता है तो बहुत गर्व महसूस होता है। जब भारत आज़ाद हुआ था 47 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे बड़ी अच्छी घटना तो फिलहाल अभी कुछ है ही नहीं। जब भारत गणतंत्र हुआ, हमारे संविधान का जब फॉर्मेशन हुआ, मेरे ख्याल से वो एक घटना है। संविधान जिस दिन लागू हुआ, भारत का संविधान बनना एक बहुत बड़ी घटना थी। संविधान पूरे देश को, इतने बड़े देश को बांध के रखता है। 15 अगस्त जो हम मनाते हैं, वो दिन हम लोग बार बार याद करते हैं, आज भी याद करते हैं उसी। उस टाइम मैं तो नहीं थी, मगर जब हम उस चीज़ को सुनते हैं कि हमारे लोगों ने इतनी मेहनत की, तो वो हमारे लिए बहुत प्राउड फील कराता है। 15 अगस्त हर साल जो है गर्व महसूस कराता है। प्राउड परेड ऑफ द आर्मी, द माइटी फोर्स ऑफ इंडिया। Most proud moment for me was when we liberated Bangladesh, East Pakistan. Formation of Bangladesh and defeating Pakistan. जब भारत ने बांग्लादेश को अलग करवाया था, 1971 का युद्ध। जब हम लोगों ने बिना किसी इंटरनेशनल प्रेशर के अपने डिसीजंस खुद लिए और बांग्लादेश को आज़ाद कराया, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा गर्व का विषय है। मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए कारगिल वॉर सबसे गर्व का मौका है। कारगिल वॉर, कारगिल का युद्ध, द विक्ट्री ऑफ कारगिल वॉर। कारगिल युद्ध में, कारगिल की लड़ाई पता है आपको? कारगिल युद्ध इंडिया जीतने का वो टाइम बहुत अच्छा हो गया। 93 की हमारी कारगिल, अभी रिसेंट में हुआ हमारा एक सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक है ना, इसलिए हम लोग बहुत प्राउड हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, नरेंद्र मोदी ने जो सही डिसीजन लिया था सर्जिकल स्ट्राइक करके। डिफेंस के विन्स हैं, जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक ले लो या कारगिल वार ले लो, उन चीज़ों से बड़ा गर्व होता है। जो भी अगर कुछ हुआ है भारत के साथ गलत, तब जब भारत ने फिर से जवाब दिया, कुछ किया, वो मुझे गर्व फील होता है। गर्व तो मेरे को इंडियन आर्मी के ऊपर होता है। इंडियन आर्मी पे। डिफेंस में देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखें, इकोनॉमी हमारी कहां से कहां चले गए हम लोग। I think it was in Manmohan's regime that the finance was freed. The 91 liberalization जो मनमोहन सिंह जी ने किया था, हमारी कंट्री बहुत ही खराब समय से गुजर रही थी उससे। जब 1991 में एलपीजी पॉलिसी लाए थे, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, जिससे ग्लोबल तौर पे और प्राइवेटाइज तौर पे हमारे देश और दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और हम सारे दुनिया से कम्पीट कर पाए। कृषि और उद्योगों में बहुत प्रगति की है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसने देश को फूड पर आत्मनिर्भर बनाया। दूसरी आई व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसमें कि हम दूध के लिए आत्मनिर्भर हुए। काम तो हमारा ये खेती किसानी का यही काम अच्छा हुआ है, ड्रिप का, मल्चिंग का। जो बैंकिंग सिस्टम का रिवॉल्यूशन था, कि इंडिया ने जो आईटी सेक्टर में ग्रोथ की, अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुए हम। इंडिया ने जो अपनी इस पिछले 60 सालों में अपना एक इकोनॉमिक प्रेजेंस बनाया है, जो वर्ल्ड मार्केट्स में अपनी एक छवि छोड़ी है, उसमें मुझे बहुत गर्व है। नहीं, कुछ खास नहीं, गर्व तो। लेकिन मेरे लिए आर्टिकल 370 हटना एक बहुत बड़ी बात रही। धारा 370 कश्मीर से हटा गया है। लोगों के दिमाग में ये था कि ये हो नहीं सकता है। आई फेल्ट वेरी गुड बिकॉज वो हमारा भारत का ऐसा हिस्सा था जो हमारी तरह नहीं जी पाता था। मैं तो कहूँगा बुद्ध की मुस्कुराहट। जब बुद्धा स्माइल किए थे। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। जो हमने पहला परमाणु विस्फोट किया था, कंट्रोल, वो
Mangalyaan. I feel the Mars orbital mission of ISRO was one of the most memorable moments. The India's mission to Mars. मंगलयान, इसरो का चंद्रयान। चंद्रयान जो गया स्पेस में। Chandrayaan is definitely one of the most remarkable achievements. जिस दिन हमारे देश का झंडा स्पेस में लहराया। मिसाइल टेक्नोलॉजी, कई मिसाइलें, त्रिशूल, अग्नि और ऐसे बहुत सारे नए नए आविष्कार हैं। ये सब हमारी उपलब्धियां हैं जो दुनिया के कई देश मानते थे कि हम कभी नहीं हासिल कर सकते, तो इसलिए मुझे उन पर काफ़ी गर्व है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जितना भी सरकार आ गए तो शुरू में तो अच्छे ही काम कर रहे थे। क्या हुआ कि एक टाइम में पॉलिटिशियंस अपने खुद का पैसा कमाने का, ऐसा करप्ट होने का ऐसा आदत बन गया। वो चलता रहा, बहुत साल चलता रहा है। लोग कुछ नहीं कर पाते थे, मगर लास्ट में भी 7-8 साल में कुछ बदलाव दिख रहा है। 2014 के इलेक्शंस, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से। जब मोदी जी पहली बार पंतप्रधान बने और उन्होंने डिजिटल इंडिया जैसा देश को बनाया। जो जीएसटी लगी थी, नोटबंदी आई थी, वो सबसे बेस्ट। नोटबंदी हुई थी, पहली बार पूरे विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री आए हैं जिनको सिर्फ हम ही नहीं पूरा विश्व लोहा मानता है। तो मेरे लिए तो यही मोमेंट बहुत बड़ी है कि जब से बीजेपी की एंट्री हमारी स्टेट में हुई है, तो वो मेरे लिए काफ़ी यादगार मोमेंट है। अभी फिलहाल के प्रेजेंट टाइम में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी द सेल्फ डिफेंस ऑफ आवर कंट्री is whenever our prime minister has represented in international forums and he has proved his mettle as a leader and an undisputed one, that is where I felt really proud. जो विदेश नीति है हमारी बहुत अच्छी है, इसकी वजह से देश बहुत आगे बढ़ा हुआ है। And that too, now India is now emerging as a superpower, really makes me very happy under the able leadership of Modi ji. 2014 के बाद और अभी तक जो नरेंद्र मोदी जी का पीरियड है, that is a golden period and this is the only period I can say आज़ाद भारत का आज़ाद प्राइम मिनिस्टर। अच्छी घटना मैंने देखा ही नहीं जिंदगी में। 83 का वर्ल्ड कप, 83 का वर्ल्ड कप, भारत जब वर्ल्ड कप लाई थी, विनिंग दैट वर्ल्ड कप गेव इंडिया a very important event in terms of history. वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 2011 का वर्ल्ड कप, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। जब भी कोई भारत के लिए पदक जीत के लाता है, कहीं भारत को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनली, जैसे अभी नीरज चोपड़ा जीत के लाए थे। इंडिया का गोल्ड मेडल जीतना, नीरज चोपड़ा ने जो जीता था रिसेंटली। The medal won by Abhinav Bindra in the Olympics. Handicapped people Olympic में winning gold ना, ये proud moment for me. When everyone global wise they are following our yoga day, right? I feel one of the day is a happy day for us. कोई भी घटना ऐसी नहीं, सिर्फ हमारे जो शहीद हुए हैं उन पे गर्व है हमें। अपना अभिनंदन, जब उधर गया था वहाँ से जो वापस आ गया, वो मुझे बहुत गर्व होता है मेरे देश के ऊपर। श्री अभिनंदन जी एयर टैग किए थे। पाकिस्तान में जो एक उनका प्लेन क्रैश हो गया था, तो वो फिर भारत वापस आ गया था, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट था। मैं सबसे ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि को आज़ाद कर दिया था। राम मंदिर का निर्माण, तो राम मंदिर का बनना, वैक्सीनेशन, जो भारत में वैक्सीनेशन हुआ तो उस पर मैं बहुत गर्व करता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मूवमेंट था देश के लिए, वो था कोविड की वैक्सीन। स्वदेशी वैक्सीन से हम सभी नागरिकों को वैक्सीन लग पाई, जबकि बाकी देश विकसित देशों पर डिपेंड हो रहे थे वैक्सीन के लिए। हमारे देश में 130 करोड़ देशवासियों को भारत में लगी हुई वैक्सीन आसानी से मिल गई। नस नस में रोमांच भर जाता है जब भी हमारा देश अच्छा करता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है। निश्चित ही मेरा यही जवाब होता अगर मुझसे पिछला सवाल किया जाता। ये पिछला सवाल एक तरह से 75 साल की हाइलाइट्स की तरह था, और अब अगले सवाल से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर एक व्यक्ति को कुछ करने का मौका दिया जाए तो वो क्या करेगा। क्योंकि लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि हम क्या कर सकते हैं, मैटर ये करता है कि हमने क्या किया। यहाँ जवाब दिल से नहीं दिमाग से भी आए, एक प्रकार से लोगों की विश लिस्ट। एक परिवर्तन करने का अगर आपको मौका मिले तो देश की खुशहाली के लिए आप क्या परिवर्तन लाना पसंद करेंगे? But obviously not for emotional reasons or some political reasons, but for economic and strategic reasons. If it would have been possible, I would like to revert the partition of India, because that will again make us a great nation with the number of talented people we will going to have, and the whole geographical strategic advantage. भ्रष्टाचार हो गया, अवसरवाद, परिवारवाद। Corruption is the one thing
अगर वो हटाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। करप्शन खत्म हो हमारे देश से, करप्शन खत्म करने और जो मासूम लोग हैं जिनके दिलों में सरकारी दफ्तरों सरकारी अधिकारियों के लिए जो एक डर बैठा हुआ है उसको पूर्ण रूप से हटाना चाहूँगी। Whole concept of corruption starts from the bottommost levels and feeds all the way up to the top. But that it has become such an integral part of the fabric. If we can break that from the fabric and construct a new fabric, I think that is something which I would like to see hopefully in my lifetime. मैं वो करप्शन कम करने का कोशिश करूँगा और जो लोग काम नहीं करते वो काम करें, मैं ऐसा ट्राई करूँगा। जो फ्री चीज़ों पे डिपेंडेंट है उनके लिए वो फ्री चीज़ें खत्म करना चाहूँगा और उनका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना चाहूँगा जिससे कि वो आज़ाद हों। Support those who are economically weak, but they need to pay back to the government. Nothing is free. That is what I want. No more subsidies in India. परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मुझे लगता है कि हमें अपने पर्यावरण पे काम करने की जरूरत है क्योंकि वो सबसे बड़ा एक कंसर्न है। आज आप कहीं बाहर निकलोगे तो पेड़ है ही नहीं, मेट्रो सिटी है लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आएगी आपको, लेकिन नेचर कहीं नजर नहीं आएगा। पौधे लगाना, हरियाली, ग्रीनरी, प्रकृति के किससे झाड़ वगैरह ज़्यादा लगाऊंगा। पेड़ कटाई, जीव जंतु, इनको बचाऊंगा सबसे पहले। जीव जंतु को मुक्त करवाएंगे। We should save mountains because it's the only home left for rare animal species that live in India. प्लास्टिक यूज करते हैं वो प्लास्टिक कम से कम यूज करें, इससे पोल्यूशन ना हो। पोल्यूशन में कंट्रोल करूंगा। एनवायरनमेंट और अच्छा हो। बदलाव तो पहले तो स्वच्छ भारत का मैं निर्माण करूंगा। संपूर्ण भारत को स्वच्छ करने का परिवर्तन। हम अच्छी राह पे तो जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं नेचर को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं और आज हमारे लिए या फिर फ्यूचर के लिए वो बहुत ही गलत साबित होने वाला होगा। मैं तो चाहता हूँ मुझे मौका मिले तो मैं भी मोदी जी जैसा ही काम करूँ। देश में जो गरीब हैं उनके उत्थान की आवश्यकता है और बिल्कुल उनके लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनके लिए काम करने की इच्छा भी रखता हूँ। नहीं, गरीबी मिटाने का, गरीबी बढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं गरीबों के लिए हर स्तर पर शिक्षा देने की व्यवस्था करूँगा। मुझे लगता है कि इसी से हम अपनी असल आज़ादी हासिल कर पाएंगे। I feel that the younger generation doesn't have a nationality feeling. I feel all the youngsters in the age 18 to 30 should be given some military training. जो हमारा रिच कल्चर है वो कहीं हमारे युवा मिस करने लगे हैं और जो वेस्टर्न कल्चर के साइड जा रहे हैं, हमें वो रोकना है। उनको हमारी रूट्स से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये समझना ही बहुत मुश्किल है। जो किताबें ब्रिटिश वगैरह लिख के गए थे उन किताबों का बड़ा योगदान है हमारे देश को मानसिक गुलाम अभी तक बनाए हुए रखना। क्योंकि आप कोई भी चीज देखेंगे लोग यही सोचते हैं कि भाई जो बाहर से आती है वो अच्छी होती है और जो स्वाधीन हो जो हमारे देश की हो वो उतनी अच्छी नहीं होती। इसका मूल कारण मैं अपनी शिक्षा पद्धति को मानता हूँ। तो अगर कुछ चेंज करने का या बदलने का अवसर प्राप्त हुआ तो शिक्षा पद्धति और शिक्षा को मैं बदलना चाहूँगा। एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहूँगा। अभी का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हो, पास हो रहे हो नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए। आप क्यों हैं, क्या करना है, ये आपको पता ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। वो फर्स्ट स्कूल से शुरू करना है। शिक्षा अच्छा हो, स्कूल सरकारी स्कूल जो हैं वो थोड़ा अच्छा सुधर जाएं। जो काम पर जा रहे 18 वर्ष से कम उम्र बच्चों को उनके लिए स्कूल खुलाएंगे, उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। पढ़ाई और अच्छी कराऊंगा जिससे देश की तरक्की हो सके। प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को दी जाए जो उसके जीवन में काम आए। इंडिया का स्ट्रेंथ है लोग और वो लोग की ग्रोथ होगी एजुकेशन से। यहाँ ग्रेजुएशन हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, उसके बावजूद भी उसे नौकरी के लिए भटकना पड़ता है। बेरोजगारी तो यही चाहते हैं कि हमारे पास रोजगार होना चाहिए, लोग बागों को रोजगारी मिले, यूथ का एम्प्लॉयमेंट, लॉट्स ऑफ जॉब्स। मैं इस देश में सबको रोजगार देना चाहूँगी क्योंकि जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक बाकी सारी बातें हमारे लिए महज शब्द हो जाएगी। तो जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो हमारा फ्यूचर, हमारी कमिंग जनरेशन अपने आप बेहतर स्थिति में आएगी, हम अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। हम चाहेंगे हम सब मिलकर देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को बचाए रखें, ईश्वर के प्रति आस्था रखें। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान की भक्ति में जुड़ें। सनातन धर्म के हिसाब से सबको जीना सिखाएंगे। राम राज से बेहतर कोई परिवर्तन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का स्प्रेड थोड़ा और ज़्यादा हो। हम क्या कर रहे हैं कि हम वेस्टर्नाइजेशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं और हम हमारा कल्चर भूल रहे हैं। सोच दिख से सोचना चाहिए, जजमेंटल कम होना चाहिए। लोगों की मानसिकता हो सकेगा तो चेंज करने का प्रयास करेंगे। कर तो नहीं पाएंगे लेकिन
प्रयास करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारे आखिरी ठोकर पे ही गेट खुल जाए। I would like a few amendments in the Indian Constitution. मैं पॉलिटिक्स में घुसना चाहूँगा और ये जो सिस्टम है पॉलिटिक्स का, जो हमारा हायरार्की है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आने चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं इसमें घुस के ज़रूर इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहूँगा। जितना भी एजुकेटेड लोग आएंगे पॉलिटिक्स में, तो उसके लिए मैं ज़रूर काम करूँगा, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काम करूँगा। पॉलिटिक्स प्योर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया। पॉलिटिक्स का सिस्टम है उसको डिजिटल करना चाहूँगी ताकि कोई चोरी ना हो सके। मेरा ख्याल से अभी जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी सेल हो रहा है ना, वो नहीं होना मांगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मैनेजमेंट है इंडिया का, वो प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा देना चाहिए। इट विल बी मोर हेल्पफुल। मैं चाहूँगा कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर है उसको सपोर्ट करूँ। हमारे देश में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को ज़्यादा फैलाना चाहिए। 75 वर्षों के बाद भी उनका कुछ नहीं बदला है। आज भी गटर के अंदर उतरकर सिर पर मैला उठा रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं और मर रहे हैं उसके अंदर आज भी। तो मैं चाहूँगा कि ये अवस्था जो जातीय अवस्था है ये बदली जाए। Definitely it's a discrimination in religion, discrimination in caste, discrimination in sex. I don't think there is any difference between human beings. Eradicate casteism. भेदभाव हम मिटाना चाहेंगे। I would like India to become a truly secular democracy. Away from caste, away from creed, away from color, away from religion, away from territories. Do everything on a country first basis, not something to do with religions and all that. Religion is one thing which is dividing us today. रिलीजन उन सब जगह से हटा देना चाहूँगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। रिलीजन लोगों के बिलीफ के अंदर ही होना चाहिए, उनके काम में नहीं होना चाहिए। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं आरक्षण खत्म करना चाहूँगा। बहुत सारी समस्याओं की जड़ ये है आरक्षण। ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये एमओबीसी है, एसटी है, एससी है। सबको समान अधिकार की कोशिश करेंगे, जो आरक्षण व्यवस्था को खत्म करनी। कंपटीशन में आरक्षण प्रथा है उसको खत्म करना चाहूँगा। मैं रिजर्वेशन हटाना चाहूँगा क्योंकि उसके कारण बहुत दिक्कतें आती हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसी को हटाऊंगा और अगर ज़रूरत पड़े किसी को रिजर्वेशन देने की तो मैं ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन दूंगा। I would like to change the caste and religious reservation with the financial reservation. I would like to finish the reservation forever. समानता का अधिकार यानी कि जो होता है उसको लागू करना चाहूँगा। क्या हम एक ऐसी प्रणाली ला सकते हैं जिससे कि न्याय जल्दी मिले, अपराधियों को सजा जल्दी मिले? वन इंडिया वन पेंशन। जनसंख्या पर नियंत्रण। चिकित्सा जो हमारा आज भी पिछड़े और गरीब और इंटीरियर हैं वहाँ पर नहीं पहुँचा है। हर क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मैं नेपोटिज्म हटाना चाहूँगा। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं ऐसे बच्चों की मदद करना चाहूँगी। कोई भी भोजन को जूठा न छोड़े, कोई भी भूखा न रहे देश में। अगर देश को जीवित रखना है पहले किसान बनना पड़ेगा, उसके बाद डिफेंस बनना पड़ेगा। जय जवान जय किसान देश का एक नारा है, तो मैं देश के किसान को मजबूत करना चाहूँगा। परिवर्तन करने मौका मिलेगा तो परिवर्तन करेंगे। मैं एक फेमिनिस्ट नहीं हूँ, बट अभी जितना मैं ये देख रही हूँ उसके हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगी कि औरतों को हक उनका मिलना चाहिए और उनको जीने का और अच्छा मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे जो वुमेन्स है वो सब भी इक्वालिटी में जी सके। महिलाओं को आगे लाना चाहिए। वुमेन्स जो भी है वो भारत में अभी तक सेफ नहीं है। More freedom for women. When I say freedom, it's a meaningful freedom, not the freedom that young girls ask for these days. It has to be a meaningful freedom, accountable freedom, and also safety for women. मुझे जो अभी आज की डेट में परिवर्तन की ज़रूरत लगती है कि जो परिवर्तन हो रहा है हम उसे ही रोक लें। जैसे यंग जनरेशन है जो वेस्टर्न कल्चर में जा रहा है, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे उनकी थॉट प्रोसेस हो, सोच हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि उसको हम कंट्रोल कर ले तो वो ही हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि बाकी परिवर्तन तो चल ही रहा है। परिवर्तन जो वर्तमान जो शासन है परिवर्तन कर रहा है, वर्तमान जो विचारधारा है उससे परिवर्तन अपने आप हो रहा है। किसी भी परिवर्तन की शुरुआत खुद से ही होती है और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि अधिकतर लोग ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि कुछ करने की भी इच्छा रखते हैं। बातों को हमने और आगे बढ़ाया। देखा जाए तो भारत केवल एक देश नहीं है, ये एक सभ्यता है, हजारों साल पहले जिसकी नींव पड़ी। इस सभ्यता की कहानी में कई लोगों ने किस्से जोड़ जोड़ कर इसे और आगे बढ़ाया और ऐसे ही लोग हमारे फेवरेट्स बने। तो विश लिस्ट के बाद बात हुई अब इन फेवरेट्स पे, ऐसे बेमिसाल व्यक्तित्व जो आज भी लोगों के दिल पे एक गहरी छाप छोड़े हुए हैं। तो चलिए इन लोगों से मिलते हैं। कोई भी एक भारतीय महिला या पुरुष जिस पर आप गर्व महसूस करते हैं। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई,
देन एपीजे अब्दुल कलाम, 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 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम सर, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, इट्स नो डाउट। एपीजे अब्दुल कलाम जी पे गर्व है क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए ही सब कुछ किया, देश में ही रहे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। डॉक्टर कलाम एक सन ऑफ सॉइल थे, बट वहाँ से वो उठे, एक गरीब परिवार से उठ के उन्होंने पूरे देश को बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स दिए जिसमें हम सभी भारतीयों को गर्व होता है। स्वामी विवेकानंद फ्रॉम West Bengal, who preached what is actually really India means, Bharat means. स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंद जी। मैं बहुत प्रभावित हूँ स्वामी विवेकानंद से। मुझे सबसे ज़्यादा गर्व महसूस है स्वामी विवेकानंद के ऊपर। वो मेरे हमेशा से आइडल रहे हैं। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो मुझे नहीं लगता कि अगले 100 साल तक भी कोई कर पाएगा। लाल बहादुर शास्त्री से काफ़ी प्रभावित हूँ। उनका जो जीवन था काफ़ी साधारण था लेकिन काफ़ी उच्च कोटि का जीवन था। लाल बहादुर शास्त्री, I've read about his life. I've heard that he was a corrupt-free politician, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाल बहादुर शास्त्री और वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं उसको। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पर गर्व महसूस करता हूँ। भीमराव अम्बेडकर पे काफी गर्व करते हैं, उन्होंने हमारा पूरा संविधान लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मुझे उन पर बहुत गर्व महसूस होता है। भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नेहरू, अम्बेडकर, देयर आर मेनी सच द वंस हु बिल्ड आवर नेशन। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थी जी, मिसेस इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के ऊपर हम आज भी गर्व करते हैं। भारतीय महिला जिनके ऊपर मैं गर्व करता हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी, और जिस पुरुष पर मैं गर्व करता हूँ वो शहीद आजम भगत सिंह है। भगत सिंह, भगत सिंह, तो भगत सिंह जी हैं। भगत सिंह है। आप देखेंगे जैसे कि भगत सिंह, हाँ, कि महात्मा गांधी। वैसे सुनने में तो मुझे महात्मा गांधी के बराबर कोई नहीं लगा है। एक ही आदमी है, वो है भारत का जो जातीय पिता बोलते हैं, महात्मा गांधी। गांधी जी है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी थे, महात्मा गांधी, गांधी जी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, इनके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था 100 साल बाद भी कोई विश्वास नहीं करेगा कि हाड़ मास का ऐसा कोई पुरुष इस धरती पर पैदा हुआ। नाथुराम गोडसा। गर्व तो सर मेरे को श्री गुरु गोविंद सिंह पर है क्योंकि मेरा गुरु हो। महाराजा रणजीत सिंह, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज जी पे सबसे ज्यादा गर्व महसूस करता हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई है। रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 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 सुभाष चंद्र बोस। I feel proud only of Netaji Subhash Chandra Bose and his colleagues. किसी एक का चयन करना हो तो मैं लाला लाजपत राय का चयन करूंगा। मैं चंद्रशेखर आजाद पर बड़ा गर्व महसूस करता हूँ जो सत्य के पीछे अपने प्राण त्याग दिए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी हुए। ऐसा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से निकला, वाजपेयी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। सैम मानिक शॉ, the first chief of army staff. CDS विपिन रावत, राकेश शर्मा जिनका नाम है, जो कि 3 अप्रैल 1984 की डेट में जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया था। श्री रामानुजम जी जिन्होंने गणित में काफी उपलब्धियां हासिल करी। रतन टाटा, मुझे तो रतन टाटा बहुत पसंद है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, नितिन गडकरी जी को भी मैं पसंद करता हूँ। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, महामुनि राज, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर जी हुए। मुझे लगता है मुंशी प्रेमचंद एक अलग व्यक्तित्व है। सत्यजीत राय, अमिताभ बच्चन, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, धोनी, विराट कोहली, विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद, पीटी उषा है, ऋतु कुमारी फोगाट। एक आपका मिताली राज जो कि काफी अच्छी है, उसको देख कैसे इंस्पायर होता है। एक आपकी सानिया मिर्जा है,
इंडिया की, और थर्ड आपकी सानिया नेहवाल है। किरण बेदी हुए, और जो हमारे अभी रिसेंटली इंडिया को जिन्होंने गोल्ड मेडल जिताया, मेरा भाई चानू। किरण बेदी, कल्पना चावला, जिन पर बहुत प्राउड फील होता है कि जमीन से तारों की दुनिया तक जाने का जो उन्होंने काम करा है। कल्पना चावला, कल्पना चावला, कल्पना चावला जी, कल्पना चावला, कल्पना चावला, कल्पना जी, मदर टेरेसा को बोलूँगा कि उन्होंने जो मानव सेवा की है, समाज सेवा की है, वो लगता है मुझे कि किसी ने नहीं की है। तो राष्ट्रपति जो आदिवासी हैं हमारी, द्रौपदी मुर्मू। गुंजन सक्सेना, द फर्स्ट पायलट, लेडी पायलट एक्चुअली। लता मंगेशकर, हमारी अपनी अहिल्याबाई। सुषमा स्वराज जी हैं। सुमित्रा महाजन, सावित्रीबाई फुले, सुधा मूर्ति जी, कनकलता जी, जयललिता। वन जयललिता फ्रॉम तमिलनाडु, नवीन पटनायक फ्रॉम ओडिशा, नरसिम्हा राव, and probably Modi, just because he's a self-made man. नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मैं तो मोदी जी के ही राह पर चलना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत ही कुछ कर रहे हैं। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। हमें तो मोदी जी ही पसंद है। मोदी जी है, उनके ऊपर तो सबको गौरव होना चाहिए। मोदी जी भी अच्छा काम कर रहा है। और तो मोदी है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मोदी, वो है नरेंद्र मोदी। में जो है मोदी जी हैं, उन्होंने काफी कुछ अच्छा किया है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। मोदी जी है भारत का प्रधानमंत्री, तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। निश्चित ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व करता हूँ। ऐसा लीडर हमें आज तक नहीं मिला। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मुझे सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है प्रधानमंत्री मोदी जी पे। वो तो मोदी मेरे को बहुत पसंद रहते। हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी पे है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मोदी जी को मैंने बताया कि उनके आने के क्रम में ये बैंक मेरे दरवाजे पे आया, जिससे मैं उससे लोन लेकर के बिजनेस दुकानदारी कर पाया। प्रधानमंत्री मोदी जी साहब, he is my role model. I love him. मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी, योगी साहब। एक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एंड दूसरे यूपी के सीएम योगी जी। मेरी माँ, क्योंकि उन्हीं के संस्कार हैं कि आज भी मतलब जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और मुझे अभी तक जो भी मैंने किया उस पर कभी भी अफसोस नहीं हुआ। उसके पीछे जो प्रेरणा है वो मेरी माँ ही है। मैं प्राउड करता हूँ अपनी मम्मी, अपनी माँ के ऊपर सर। मेरी माँ, माय मदर, मेरी मम्मा, अपनी माँ पे है। माय मॉम, मेरी माँ, माता जी को, अपनी माँ पिता, अपनी माँ पर, बिकॉज उनको उनके टाइम पे काफ़ी फ्रीडम नहीं मिली थी, बट देन शी फॉट फॉर एवरीथिंग शी वांटेड, एंड देन उन्होंने मुझे एज अ चाइल्ड उन्होंने काफ़ी मतलब फ्रीडम दी है। पापा, अपने पिताजी के बारे में कहूँगा। सर मुझे अपने फादर पे महसूस करता, क्योंकि उन्होंने मेरे को लाइफ के बारे में बहुत कुछ नॉलेज दी। मैं मेरे भाई का नाम लेना चाहूंगा। मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, पत्नी है, तो मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप, माँ बाप, मेरे माता पिता हैं। माँ बाप, हाँ, और मेरे बाप दोनों। हमारी मम्मी तो है नहीं, लेकिन अपने मम्मी पर हम गर्व करते हैं। सच में जिन लोगों की हमने बात की, 75 साल के इस सफर में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी और कुछ की आगे भी रहेगी। ये लिस्ट बहुत लंबी है, हम तो कुछ प्रतिशत ही कैप्चर कर पाए। खैर, जल्दी ही 2047 आएगा जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, और तब इस फिल्म को देखकर शायद कल की पीढ़ियां आज की पीढ़ियों के विचारों को समझ पाए। इसलिए अब हमारे सफर के अंत में हमें ये जानना था कि आज के लोगों का कल के बारे में क्या सोचना है। चलिए देखते हैं। आपके ख्याल से आज़ादी के 100 वर्ष बाद, यानी आज से 25 वर्ष बाद भारत कैसा होगा? आज से 25 वर्ष बाद देश कैसा होगा यह कहना बहुत ही मुश्किल है, पर ये कहा जा सकता है कि अब जिस तरीके से इनोवेशन हो रहा है, हमारा भारत काफ़ी अच्छा ही निकल कर आएगा। And it has to be a developed nation within 25 years. India is on right path. भारत में बहुत तरक्की आएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जो लेबर वर्क है कम हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ जाएंगी। जिस हिसाब से आज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है भारत, बना रहा है, रोबोटिक्स में ध्यान दे रहा है, उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से 25 वर्ष में काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग अस प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी विल ब्रिंग अस पीस, एंड this is a very good fatal combination for the well-being of a human, for mankind, and this is going to attract the entire world to India. भारत चेंज हो रहा है, दिन भर दिन डिजिटल हो रहा है, काफी स्टार्टअप्स हो रहे हैं हमारे इंडिया में, तो 25 इयर्स में हम लोग काफी कुछ डेवलपमेंट कर लेंगे। टेक्नोलॉजी में एडवांस होंगे, स्टार्टअप कल्चर, कुछ बड़े परिवर्तन यहाँ पर
लेकर आएगा। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। आई थिंक अपनी इकोनॉमी और मजबूत होगी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। भारत बहुत ज्यादा डिजिटल होगा। ये कि डिजिटलाइजेशन चल रही है तो आने वाले टाइम में और भी सुगमता पूर्वक हमारी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। जो भारतीयों की जीवन शैली है वो काफ़ी बेहतर होगी। युवा अभी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, सऊदी अरब जाना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ आए, वो डेवलप हो। मैं भारत को कुछ ऐसा देखना चाहूँगा जहाँ लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े। अगर यही सरकार अगर रह गई 25 साल लगातार रह गई तो कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा। अभी जो विकासशील है ये विकसित हो जाएगा। काफी विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। जीरो, बिल्कुल जीरो, भूखमरी होगी पूरी। भारत देश वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। अगर मोदी जी रह गए तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। अब अगर कोई और आ गया तो फिर हम उसकी गारंटी नहीं लेते कहाँ जाएंगे। अगर यही हिसाब रहा तो भाई भगवान बचाए। 25 साल के बाद, 50 साल के बाद या 100 साल के बाद भारत पहले भी अच्छा था, आज अच्छा है और आने वाले कल में भी अच्छा है। अगर ये हमारा चलता रहे इसी तरीके से माइनस करप्शन, तो मेरे ख्याल है जो पहले सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था, वापस उसके सोने का बनने में कोई इट्स नॉट अ बिग डील। हमारे यहाँ विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं और वो 25 वर्ष की उनने रचना की है। जिस हिसाब से देश प्रगति कर रहा है, बहुत दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है। Gain her title back, golden sparrow। दोबारा सोने की चिड़िया कहलाएगा और विश्व गुरु बनेगा, यही मेरी कामना है ईश्वर से। दुनिया का सबसे खूबसूरत और विश्व गुरु के रूप में मैं मेरे भारत को देखूंगी अगले 25 वर्षों में। मुझे लगता पीछे लगता, क्योंकि जो भी मैंने आज तक देखा आया भारत, मेरे अनुसार बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पिछड़ जाएंगे। उनके पास वो कमाई के साधन और वो चीज़ टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको वो एजुकेशन नहीं मिली है, जिसके कारण वो पिछड़ते चले जाएंगे। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि हम या फिर बिल्कुल पीछे जाएंगे। मैं हमेशा अच्छी चीज़ों में ही मानता हूँ और वो पूरा भरोसा है कि भारत यहाँ से ऊपर ही उठेगा हर मायने में। भारत के सिद्धांत, भारत की नीतियाँ और भारत के संस्कार जो आज तक विश्व को नहीं पता चल पाए किन्हीं कुछ राजनीतिक कारणों से, 101% उन सब चीज़ों की जानकारी जब विश्व को लगेगी तो आने वाले 25 वर्षों बाद भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु माना जाएगा और उसके द्वारा बताए गए मार्ग को के द्वारा ही ये इस विश्व में शांति और सद्भावना बनी रहेगी। विश्व गुरु होगा वो तो लोगों ने गुरु बनेगा, वो सब बातें नहीं है। हालांकि ये है कि उसका रूप इतना मतलब अच्छा बनेगा तो टोटल विश्व में अपने इमेज को बनाने का लायक भारत है। आज भी विश्वगुरु के रूप में अंकुरित होते हुए नजर आ रहा है कि नहीं? तो 25 साल के बाद डेफिनेटली भारत विल बी विश्वगुरु। भारत ही दुनिया को सलाह देगा, मशवरा देगा। मुझे नहीं पता कि हम विश्व गुरु बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर ये बात ज़रूर है कि हम टॉप नेशंस में से एक होंगे। अगले 25 साल तक पॉपुलेशन अगर इस तरह से कंट्रोल नहीं हुई तो ज़रूर हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर होगी। So I think India will be country without poverty। बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, कटोरा पड़ेंगे हाथ में। भारत ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट्स में एक बहुत ही अच्छी डोमिनेंट पोजीशन पे होगा। उसके अलावा इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटीज काम कर रही हैं, उस हिसाब से इंडिया के कुछ शहर वर्ल्ड की जो टॉप लिस्ट ऑफ सिटीज उसमें शामिल होंगे। टॉप 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भारत नंबर 1 या नंबर 2 के पायदान पे होना चाहिए। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इफ नॉट नंबर 1, वन ऑफ द टॉप 3 नेशंस होंगे जो इस पूरे विश्व को गाइड करेंगे। I do not see that India will really develop rapidly in the next 25 years. But there will be development, there will be positive development and sustainable development. And I see India as a prosperous country in the next 25 years. मेरे ख्याल से भारत बहुत पीछे होगा, बहुत पीछे होगा, क्योंकि जिस तरह मेरे को लगता है हालात है, गुलाम होगा दोबारा। मेरे ख्याल से 25 साल बाद हमारे भारत में यहाँ का कल्चर नहीं बचेगा और लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन में चले जाएंगे। मेरे ख्याल से लोगों का माइंड वॉश हो चुका होगा और वो समझने लग जाएंगे कि इंसान होता है। ये जो अभी कॉम्युनल टाइप का चल रहा है वो सब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा उस टाइम में, तो कि अभी वो ठीक नहीं है। उसको सबसाइड करने के लिए अभी से ही हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
शांति ही स्थापित हो चारों तरफ। ये जो कोहराम चल रहा है ना, ये थोड़ा सा व्यथित करता है मन को। तो चारों तरफ शांति होनी चाहिए। सब कुछ तो राजनीति पे डिपेंड करता है, और फिलहाल जो पिछले 8-10 सालों से राजनीति में जो चेंजेस आए हैं हिंदुस्तान में, जो नेतृत्व का जो चेंजेस आए हैं, उसको देखते हुए लगता है कि 15-20 साल के बाद शायद भारत एक अच्छी महाशक्ति होगा दुनिया में, आध्यात्मिक गुरु भी होगा, योग गुरु भी होगा, कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र होगा। मैं ये तो यही चाहती हूँ। भारत अब आधुनिक होगा, विकास के पथ पर बहुत आगे होगा, क्योंकि तब भारत का युवा चला रहा होगा, तब भारत को नई सोच चला रहे होगी, तब भारत को नए विचार चला रहे होंगे। I believe in the next generation, right? 25 years means it is next generation. That means people who are born now, they will be adults then. So I think next generation every time मुझे लगता है एक तरफ होप चली जाती है, लोग देख के क्या कर रहे हैं, बट दूसरी जगह ये होप भी आती है कि बस ये लोग कहीं ना कहीं अपनी रूट्स ढूंढ रहे हैं और रूट्स को पकड़ लेंगे और रूट्स को पकड़ के और ज़्यादा ऊपर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया विल डेफिनेटली बी इन अ बेटर प्लेस आफ्टर 25 years. I think India is growing economy, most populous democracy. It is setting up for world, power for number one. 25 वर्ष के बाद भारत will be a सुपर पावर बन के उभरेगा। इंडिया विल बी लाइक सेकंड सुपर पावर एटलीस्ट। भारत एक सुपर पावर होगा। Being a superpower in terms of strength, being superpower in terms of technology, as a green revolution, everything. We will be the next. We are in the process, and we'll be the superpower in the next 25 years. India will be definitely a superpower. There is no doubt about it. Of course, they will have a lot of problems inside because as long as we have nation haters. डेफिनेटली एक सुपर पावर होगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जो यंग है और फुल ऑफ टैलेंट है। भारतवर्ष पूरा स्वतंत्र हो जाएगा। जो अभी हम दूसरों पर कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी, हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंडेंट हो रही है कि अगर एक जगह युद्ध हो रहा है तो हम कहीं हिल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी हिल रही है, तो मुझे लगता है कि हम उस चीज़ पर भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता जिसकी बात करते हैं हम, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंसी और बढ़ेगी, हमारा इंपोर्ट कम होगा, जिसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। भारत आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, वैचारिक रूप से हर तरह से बहुत मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। 25 साल बहुत बड़ा टाइम है, भारत बहुत आगे जाएगा। मेरी नज़र में तो अगले 25 साल में भारत जो विकास करेगा वो पिछले 75 सालों से कहीं गुना ज़्यादा होगा। बहुत ही बियॉन्ड इमेजिनेशन भारत में ग्रोथ होने वाली है अगले 25 सालों में। भारत के कई महानगरों, शहरों, कस्बों, गांवों के छोटे बड़े, हर उम्र के, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर कर्म के कई लोगों से कई बातें हमने की स्वच्छंद रूप से। हम ये जानना चाहते थे कि आज के भारत का क्या मानना है आज़ादी के बारे में, देश के बारे में, भविष्य के बारे में। हमारी पूरी टीम के लिए एक अभूतपूर्व अनुभव था और शायद आप सभी लोगों के लिए भी। किरदार बदलते हैं, कहानियाँ नहीं। नए सफ़र में नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे आपसे और उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी 75 की पिक्चर।